डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, हर छोटी से छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह मॉडल पेपर हमारा है यूपी बोर्ड क्लास 12 साइकोलॉजी मॉडल पेपर फर्स्ट, जो सोल्यूशन का है फर्स्ट वीडियो है। तो समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। आगे देखिए, हमें निर्देश देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमें निर्देश दिया हो, तो देखिए निर्देश में क्या दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद हमारा देखिए नोट में क्या दिया है। हमें नोट में देखिए हम पढ़ेंगे क्या दिया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नोट दिया है। तो देखिए नोट में हमारा क्या दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर एक वाक्य में देना है। और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। और सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 क्या है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 है, का कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अवयव हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका अवयव है, क्या है। ए ऑप्शन है मस्तिष्क, बी ऑप्शन है मेरुरज्जु या सुषुम्ना, और सी ऑप्शन है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, और डी ऑप्शन है मस्तिष्क एवं कपालीय तंत्रिकाएं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो अवयव क्या हैं, अवयव हैं, वो क्या है, वो है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा खा वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोलहर के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि ए ऑप्शन है इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, बी ऑप्शन है यह प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है, और सी ऑप्शन है यह प्रबलन पर आधारित है, और डी ऑप्शन है यह उद्दीपन अनुक्रिया संबंध है। तो देखिए कोहलर के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, चिंतन की प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्मृति प्रक्रिया को सही क्रम है। स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे ए वाला है, ए ऑप्शन क्या है, अधिगम, पहचान, फिर धारण, फिर उसके बाद पुनः स्मरण। उसके बाद देखिए दूसरा बी वाला है, अधिगम फिर धारण, उसके बाद पुनः स्मरण फिर पहचान। और सी वाला है पहचान, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण। और डी है पहचान, धारण, अधिगम और पुनः स्मरण। तो देखिए स्मृति प्रक्रिया को सही प्रक्रिया, यानी स्मृति मतलब कि याद, स्मृति करने की जो सही प्रक्रिया का जो सही क्रम है वो क्या है, वो है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा, जिस पर सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि गणित में प्रयुक्त प्लस अथवा प्लस और फिर या क्या है गुणे का चिन्ह है, कि चिन्ह को चिंतन के संदर्भ में कहते हैं। इस चिन्ह को चिंतन के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है प्रतिमा, बी ऑप्शन है संप्रत्यय, और सी ऑप्शन है कल्पना, और डी ऑप्शन है प्रतीक। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रत्यय।
गणित में प्रयुक्त प्लस तथा अथवा जो गुणे का निशान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे चिंतन के संदर्भ में कहते हैं समप्रत्यय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पर हम सही का टिक लगाएंगे समप्रत्यय पर। अब आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 30 वर्ष यानी 30 साल है तथा मानसिक आयु 25 साल यानी उसकी बुद्धि जो है 25 साल की बुद्धि है और उसकी जो शरीर की जो आयु है 30 साल है। उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इसका कहने का मतलब है कि उसकी बुद्धि लब्धि जो होगी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 125 और बी है 100, सी ऑप्शन है 150 और डी ऑप्शन है 90। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 100। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या है। देखिए प्रश्न 2 हमारा है कि कान के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए कान के 2 प्रमुख कार्य क्या है। कान का एक तो काम है सुनना और दूसरा शरीर को संतुलित रखना। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे उत्तर है कि कान के 2 प्रमुख कार्य सुनना एवं शरीर को संतुलित रखना, ये दो हैं कान के प्रमुख कार्य। इसको ध्यान से देख लीजिए, कान के यही 2 प्रमुख कार्य, यहाँ पे उसका उत्तर दिया हुआ है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या तीसरा क्या है। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कोई 2 प्रमुख सामाजिक कारक लिखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कोई 2 सामाजिक प्रमुख कारक लिखिए। तो देखिए इसका भी उत्तर देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर है उत्तर नंबर 3। यहाँ पे देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 सामाजिक कारक हैं परिवेश तथा सीखने की तत्परता। परिवेश और सीखने की तत्परता, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित विस्मरण की परिभाषा लिखिए। किसके द्वारा, फ्रायड के द्वारा, जो फ्रायड ने जो परिभाषा दिया है उनके द्वारा विस्मरण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए उत्तर नंबर 4, यहाँ पे देखिए ये हमारा उत्तर है। क्या कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार विस्मरण की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों की इसको स्मृति से निकाल देते हैं, जिससे हमें दुख मिलता है उस याद को हम भुला देते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रायड के अनुसार। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि शारीरिक बनावट तथा स्वभाव के आधार पर सेल्डेड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं कि उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका उत्तर आपको, इसका उत्तर देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिया, आगे दिया हुआ होगा, वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो उसको अभी आगे देखते हैं क्योंकि इसका उत्तर नहीं दिया तो इसका मतलब इसका उत्तर आगे दिया होगा। अब इसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से किन व्यक्तियों का परीक्षण नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा देखिए क्या है, अगला है अधिगम के लिए तत्पर के विचार का क्या अर्थ है। उसके बाद है विस्मरण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, पूर्वाग्रह निवारण में शिक्षा किस प्रकार सहायक है। उसके बाद है अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं। देखिए अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखिए यहाँ पे देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि अधिगम अंतरण से तात्पर्य किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य और परिस्थिति में करना होता है। अधिगम अंतरण या सीखने से
सीखने के अंतरण को प्रशिक्षित या अंतरण अथवा प्रशिक्षण स्थानांतरण भी कहा जाता है। ये होता है अधिगम अंतरण। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या हमारा जो है 11 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि मानव निर्मित पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये दिया है मानव निर्मित पर्यावरण से अभिप्राय। देखिए इसका उत्तर हम समझते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा इतना ही उसका उत्तर होगा। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य पर विधि या तकनीकी विकास की सहायता से संशोधन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता रहता है। उदाहरण के लिए वह घास के मैदानों में भूमि को जोतकर खेती पशुपालन करता है और जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग आदि बनाता है। पर्वतों को काटकर सुरंग आदि निकालता है, नई बस्तियां बसाता है तथा भूगर्भ से खनिज संपत्ति निकालकर अनेक उपकरण एवं अन्य अस्त्र शस्त्र यंत्र बनाए आदि बनाता है और प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकार से शोषण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन सब के फलस्वरूप वह एक नई पर्यावरण को जन्म देता है। इसे ही कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, यानी जो पर्यावरण मानव के द्वारा बनाया जाता है वही होता है मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे कि प्रकृति ने हमें भूमि दे दिया, भूमि को हम लोग जोत कर उस पर घर बनाकर रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो यही है, ये मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा में 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित उसका अंतर स्पष्ट करना है। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा में 100 उदाहरण मतलब उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा उत्तर नंबर 12। तो देखिए ये हमारा प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर। तो देखिए क्या होता है, पहले पढ़ते हैं अंतर को। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हमारा है प्राकृतिक आपदा और यहाँ पे है मानव जनित आपदा। तो देखिए प्राकृतिक आपदा क्या होता है। देखिए प्राकृतिक कारणों या प्राकृतिक जनित परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली संकट को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी जो 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 आपदा प्रकृति के द्वारा हो, जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, इन सबसे क्या होता है प्राकृतिक आपदा है। जैसे कि भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट आदि, यह है प्राकृतिक आपदा। अब देखिए मानव जनित आपदा क्या है। तो देखिए मानव जनित आपदाएं मानवीय गलतियां, लापरवाही, मानव निर्मित यंत्रों की विफलता के कारण जो आपदाएं होती हैं उन्हें मानव जनित आपदाएं कहते हैं। जैसे कि विस्फोट, जैसे कि मनुष्य के द्वारा कहीं किसी भी मिसाइल में कोई प्रॉब्लम गलती से हो जाए, उसे विस्फोट हो जाए, तो यह हो गया मानव जनित आपदा। वैश्विक तापन, ओजोन क्षरण, रेल तथा वायुयान दुर्घटनाएं, युद्ध, अग्निकांड, औद्योगिक दुर्घटनाएं, ये सब है मानव जनित आपदा। अब देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या क्या है। देखिए प्राकृतिक आपदा विश्व में कहीं भी आ सकती है और जो मानव जनित आपदा होती है उन्हीं क्षेत्रों में आती है जहां मानवीय गतिविधियां बड़ी मात्रा में होती हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक घटना आपदा तभी बनती है जब वह जन धन की हानि का कारण बनती है और मानव जनित आपदा मानवीय मूल्यों का परिणाम है। चौथा अंतर देखिए, प्राकृतिक आपदा से केवल सावधानी से ही बचा जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो मानव जनित आपदा होती है इसे रोका जा सकता है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में कार्य व्यवहार करने में हमारी सहायता करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में कार्य व्यवहार करने में हमारी सहायता करता है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर।
देखिए देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो जो आंतरंगों की क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह तंत्र आरेखित पेशीय हृदय पेशियों ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस तंत्र के नियमन को केंद्र नी मस्तिष्क वलकुट हाइपोथैलेमस तथा मेड्यूला में स्थित होता है। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र का बना होता है जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। आपातकालीन स्थितियों में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय स्पंदन दर एवं श्वसन दर बढ़कर शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराता है, जिससे मानव आपातकालीन स्थिति का सामना कर सके। इसके बाद स्थिति निपट जाने पर प्रानुकंपी तंत्र हृदय स्पंदन दर तथा श्वसन दर को सामान्य बनाता है। ये होता है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार एवं पर्यावरण के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने अगले पेपर में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप वहां से नहीं आप देख सकते क्योंकि हमने बहुत सारा वीडियो डाला तो वहां से आप नहीं देख पाएंगे, तो इस सभी जितने क्वेश्चन में इसमें नहीं बता रहा हूं, इसमें उसका उत्तर नहीं है, उसको मैं अपने चैनल पर पोस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर उसका 15 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम पठार से क्या आशय है। उसका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आदतों के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। यह क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो देखिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन उत्तर नंबर 16। यह क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, इसका आंसर देखिए आदतों के प्रकार पर टिप्पणी। तो देखिए आदत किसी प्राणी के उस व्यवहार को कहते हैं जो बिना अधिक सोच के दोहराया जाए। आदतों को 7 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 है यांत्रिक आदतें, रोजमर्रा की गतिविधियां। दूसरा है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, व्यक्ति में संवेगात्मक असंतुलन होना। तीसरा है शारीरिक इच्छा संबंधी आदतें, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। और चौथा है विचार संबंधी आदतें, इसमें क्या होता है व्यक्ति के ज्ञान और उसकी रुचियों में से क्या होता है संबंधित होता है। पांचवा है भाषा संबंधी आदतें। तो देखिए शिक्षक के गलत उच्चारण से बच्चे भी गलत ही बोलना सीखते हैं। उसके बाद है भावना संबंधी आदतें, व्यक्ति भावपूर्ण व्यवहार करता है। उसके बाद है नैतिक आदतें, जो कि व्यक्ति में नैतिकता के विकास से है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखिए क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन हेतु वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। तो इसका उत्तर देखिए, आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए व्यक्तित्व मापन हेतु वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी पूर्ति विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर है। वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व परीक्षण के पूर्ति पर विधि का उदाहरण है। इसमें व्यक्ति को कुछ अधूरी कहानी, वाक्य, कार्टून या अन्य उद्दीपक दे दिए जाते हैं। व्यक्ति को इन अधूरे वाक्य, कार्टून या उद्दीपक को अपनी ओर से पूर्ण करना होता है। व्यक्तित्व मापन की इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं को दूसरे तुलनीय व्यक्तियों के साथ तुलना करके मापा या फिर मूल्यांकन किया जाता है। ये होता है व्यक्तित्व मापन वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रूढ़ि युक्तियां क्या होती हैं, इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए रूढ़ि युक्तियां क्या होती हैं यहाँ पे देखिए रूढ़ि युक्तियां, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए रूढ़ि युक्ति एक गलत वर्गीकरण करने की धारणा है जिसके साथ पसंद नापसंद, स्वीकृत अस्वीकृत की कोई सबल संवेगात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं।
इसकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये समूह तनाव का मूल कारण होता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से चली आ रही गलत अवधारणाओं को भी सत्य मान लिया जाता है। तीसरा है, इसमें व्यक्ति के अन्य समूहों के बारे में कई अवधारणाएं भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना, इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न कितने 10-10 नंबर का है। इसका हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण मानव जीवन पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, इसके प्रभाव के निराकरण संबंधी उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का, ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो देखिए इसका उत्तर है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। उनके अनुसार अधिगम की व्याख्या करने के लिए कोई जटिल सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती और ना ही उसकी व्याख्या करने के लिए दैहिक चरों की आवश्यकता होती है, नहीं दैहिक जो शारीरिक होता है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को रिक्ति प्राणी सिद्धांत या उपागम भी कहा गया है। उन्होंने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मापीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच कार्यात्मक विश्लेषण पर अधिक बल दिया है। आगे देखिए, आगे की स्किनर ने अधिगम की व्याख्या अनेक सैद्धांतिक समप्रत्ययों के माध्यम से की है। उनमें से क्रिया प्रसूप अनुबंधन भी स्किनर के क्रिया प्रसूप अनुबंधन के नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि क्रिया प्रसूप अनुक्रिया के बाद जब पुनर्बलित उद्दीपक को दिया जाता है तो इससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ स्किनर के इस नियम में व्यवहार था उसके परिणाम पर बल दिया गया है। सबसे बढ़कर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए यह परम आवश्यक है कि प्राणी इस प्रकार के अनुक्रिया करें कि उससे पुनर्बलित उद्दीपक की प्राप्ति हो सके। स्पष्टतः क्रिया प्रसूप अनुबंधन में सापेक्ष पुनर्बलन पर बल डाला जाता है जिससे हमारा बल मजबूत हो। आगे देखिए स्किनर ने अपना अधिकांश प्रारंभिक प्रयोग चूहों पर एक विशेष जांच कक्ष में किया और उसका नाम क्रिया प्रसूप अनुबंधन कक्ष रखा। हालांकि बाद में स्किनर के शिष्यों ने अपने गुरु के सम्मान में इस कक्ष का नामकरण स्किनर बॉक्स कर दिया। इस बॉक्स में एक जाली फर्श, रोशनी, एक लीवर और एक भोजन कप होता है। इसमें चूहे का लीवर दबाने की अनुक्रिया सिखाई जाती है। हालांकि बाद में स्किनर ने कई प्रयोग कबूतर बॉक्स में भी किए। स्किनर बॉक्स में स्किनर के पश व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष प्रकार की परिविधि को अपनाया जिसे संचयी रिकॉर्डिंग कहते हैं। इस विधि में चूहे द्वारा किए गए व्यवहार को एक आलेख पर रिकॉर्ड किया गया जहां एक्स अक्ष समय पर जबकि वाई अक्ष पर अनुक्रिया की कुल संख्या अंकित रहती है। तो ये हो जाएगा स्किनर का जो क्रिया प्रसूप अनुबंधन था। अब देखिए अथवा करके हमें दिया था कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताना, उसके मतलब निवारण। तो उसका उत्तर हम लिखते हैं आपको, लेकिन दोनों में से एक ही करना है। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ व स्वरूप। तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आपदाएं हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होकर मानव जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया तो वहाँ पे प्रभावित होंगे। बाढ़ आ गया जाएगा तो सब फसल घर वर नष्ट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। ये आपदाएं प्राकृतिक रूप से कभी भी घटित हो सकती हैं। ये अल्पकालीन आपदाएं होती हैं जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता है। ये मानवीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार की आपदाओं के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, वर्षा, आंधी, सूखा, दावानल यानी वनों की आग। दावानल का अर्थ होता है वनों में जो आग लगता है,
तो दावानल आदि आती है। पारकर के अनुसार प्राकृतिक आपदा में घटित होने के 1 माह बाद तक प्रभावित व्यक्तियों में से अधिक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए विशेषताएं इसकी क्या हैं। देखिए, यह अल्पकालिक होती है, इसका व्यापक प्रभाव होता है, इसकी भविष्यवाणी असंभव है, इसमें तीव्र प्रतिफलन होता है और यह अनियंत्रित आपदा होती है, जो प्राकृतिक आपदा होती है। अब देखिए आपदाओं के कारण पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो देखिए आपदाओं के कारण पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव। देखिए आपदाओं के कारण पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मानसिक विकार का उत्पन्न होना। तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तब इससे जन धन की बड़ी मात्रा में क्षति होती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। इस आपदा से मनुष्य में चिड़चिड़ापन, तनावग्रस्त, कुष्ठ कुष्ठा सॉरी कुंठा और उत्पन्न हो जाती है, कुंठा आदि उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मानसिक विकार से प्रभावित हो जाता है। जैसे कि अगर बाढ़ आ जाएगा तो सबका धन नष्ट हो जाएगा, जिससे उसके अंदर मानसिक बीमारी हो जाएगी, चिड़चिड़ा, जैसे बोलते नहीं वो पगला गए हैं मानसिक रूप से, तो इसी प्रकार से उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है व्यवहार में अस्थिरता का आना। तो देखिए आपदा की घटना से व्यक्ति संचार सेवा आदि से बाधित हो जाता है, यानी आप लोग इंटरनेट का भी उपयोग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, भूकंप जैसी घटनाओं एवं बाढ़ से सूखा की प्रवृत्ति में मनुष्यों में निराशाहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे व्यवहार में अस्थिरता व डर का वातावरण पैदा हो जाता है। तीसरा है मानसिक विकास का अवरुद्ध होना। तो देखिए प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का मानव तथा अन्य जीवों के साथ एवं धन धान्य का प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इस आर्थिक विकास की क्षति से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को करने में सफल नहीं होने की स्थिति में व्यक्ति में आक्रामकता के साथ साथ मानसिक विकास अवरुद्ध होने लगता है, जिनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव दीर्घकालिक देखने को मिलता है। अब देखिए इससे निवारण के उपाय। देखिए आपदा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के निराकरण के उपाय। तो देखिए आपदा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के निराकरण के हेतु प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जैविक चिकित्सा को अपनाना। तो देखिए आपदा की हानि से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार हेतु प्राकृतिक जड़ी बूटियों एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों का सहारा लिया जाना चाहिए। साथ ही प्राकृतिक घटनाएं की उत्पन्न स्थिति व बचाव का प्रसार किया जाना चाहिए। इस प्रकार जैविक चिकित्सा के माध्यम से मानसिक संतुलन को बनाकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव को का निराकरण किया जा सकता है। आगे देखिए क्या है। उसके बाद है योग का सहारा लेना। तो देखिए मनोविज्ञान विकार के प्रभाव के लिए निजात पाने हेतु योग का सहारा लिया जाना चाहिए, जिससे मानसिक स्थिरता, निराशहीनता, भय की प्रवृत्ति आदि पर नियंत्रण संभव होता है और व्यक्ति में प्राकृतिक आपदाओं से घबराने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तीसरा है संज्ञानात्मक चिकित्सा का सहारा लेना। तो देखिए क्या होता है, इसके माध्यम से भी व्यक्ति को विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य के मानसिक विकार को संतुलित करने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे व्यक्तियों में आत्मबल को बढ़ावा मिलता है और मानसिक मजबूती प्राप्त होती है। अतः ऐसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो हमने दोनों क्वेश्चनों का आंसर बता दिया जो अथवा करके था, लेकिन आपको दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा, लेकिन हमने आपको दोनों बता दिया क्योंकि कोई भी पूछ सकता है दोनों में से। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है मनुष्यों में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है। अथवा करके दिया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर का है। बोर्ड एग्जाम में आपको दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए
भाषा का अर्जन पहले देखते हैं कैसे करता है मनुष्य। तो देखिए, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। भाषा का आरंभ मानव के यानी आरंभ का शुरुआत, तो भाषा का शुरुआत मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, समझना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। व्यक्ति में भाषा अर्जन के संदर्भ में अर्जन प्रक्रिया एवं उसकी प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियां निम्नलिखित हैं। देखिए क्या क्या है। सहजता, अनुकरण, अभिव्यक्ति की व्यग्रता, अभ्यास और बारंबारता एवं संक्षिप्तता। अब आगे देखिए, सहजता में व्यक्ति भाषाई प्रयोगों को सुनता और ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त अनुकरण के दौरान 3 पक्ष महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 देखिए कौन से पक्ष महत्वपूर्ण है। देखिए, बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है तो वह उसका अनायास अनुकरण करता है तथा सहज अभ्यास से वह उसे अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है, जिसे वह पहले सरलता से तथा बाद में जटिलता से ग्रहण करता है। तीसरा देखिए क्या है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे बालक परिवार के माता पिता तथा अन्य सदस्यों के बीच शिशु भाषाई प्रयोगों को सहज रूप से दोहराता है। जैसे देखिए, जो लोग बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे भाषा सुनते हैं उसी भाषा से बोलते हैं, क्योंकि वही भाषा वो सुनते हैं वो दोहराते हैं, उसी से वो वही सीख जाते हैं। तीसरा देखिए क्या है। भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता बालक के भाषाई विकास में सहायक है, जिससे बालक जिन रूपों को बार बार सुनता है उन्हें जल्दी सीख लेता है। भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व है, जिसमें अभ्यनुकूलन, अनुकरण, प्रयत्न एवं त्रुटि तथा अंतर्दृष्टि का स्थान महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतया कहा जा सकता है कि भाषा अनुकरण की वस्तु है तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे उपरोक्त माध्यम से अर्जित किया जा सकता है, जिसमें परिवार, समाज, विद्यालय आपसी वातावरण के माध्यम से सीखता है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही था कि इन दोनों में से मनुष्य में भाषा का अर्जन किस प्रकार से होता है। तो इसका हमने बता दिया और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। जितने क्वेश्चन छूट रहे हैं 4-5 क्वेश्चन लगभग छूट गए हैं, इन सभी का आंसर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अनुबंधन से क्या आशय है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन दीजिए। अथवा क्या दिया है कि अनवैयक्तिकता या फिर अनवैयक्तिक वातावरण के विषय में विस्तार से लिखिए। तो बस यहीं तक आपका पेपर होगा। 21 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक ही का आंसर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर देखिए, अंत व्यक्तित्व का आशय। तो देखिए अंत व्यक्तित्व का आशय एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में पाए जाने वाले कौशल प्रवृत्ति से है। इससे व्यक्ति की अनवैयक्तिक प्रवृत्ति को भी पहचान होती है। इसमें अनवैयक्तिक आकर्षक एवं महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की पसंद, सकारात्मक प्रवृत्ति, स्नेह, मित्रता और प्रेम की भावना विकसित होती है। इस संदर्भ में फील्डमैन के अनुसार अंतर व्यक्तित्व आकर्षण सामाजिक मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार सामाजिक संबंध बनाने तथा कायम रखते हैं और एक दूसरे के प्रति पसंद विकसित करते हैं। आगे देखिए, आगे अनवैयक्तिक के पारिस्थितिक निर्धारक। तो देखिए प्रयोगात्मक अध्ययन से यह आशय है कि व्यक्तियों के अंतरवैयक्तिक विकास के संदर्भ में व्यक्तियों के बीच आकर्षण, अंतरवैयक्तिक समानता तथा अंतःक्रिया की परिस्थिति स्थानगत के रूप में प्रभावित करती है। इसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। देखिए नंबर 1 क्या है, आकर्षण तथा अंतर पारस्परिक दूरी। तो देखिए
इससे यह तात्पर्य है कि दो व्यक्तियों के मध्य आकर्षक होता है। इससे व्यक्ति के अनेक परिस्थितियों में अंतःक्रिया करते हैं तथा एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं। इससे भी अंतर व्यक्तित्व वातावरण के रूप में देखा जा सकता है। हेक्सा तथा नेल्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने इस संदर्भेत युवाओं का पर प्रयोग किया। यह भी अंतर व्यक्तित्व प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। जो लोग दूसरे को पसंद करते हैं उनके करीब आना जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आगे देखिए, दूसरा है कि संस्कृति तथा उपसंस्कृति का प्रभाव। तो देखिए, व्यक्तित्व के स्थानगत व्यवहारों एवं सांस्कृतिक भिन्नता के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारंभ मानव विज्ञानी एडवर्ड टी हॉल के कार्यों से हुआ, जिन्होंने बताया कि व्यक्ति भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों में भिन्नता पाई जाती है। एडवर्ड ने बताया कि विभिन्न संस्कृति के लोगों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि उनमें अनुभव की कमी होती है। इसी प्रकार अंतर व्यक्तित्व वातावरण के रूप में संस्कृति को देखा जा सकता है। आगे देखिए क्या है, आगे है आयु संबंधी भिन्नता। तो देखिए, व्यक्ति के अंतर व्यक्तित्व वातावरण के रूप में आयु संबंधी स्थिति को भी देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में आयु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे व्यक्ति में सोचने की प्रवृत्ति, तुकों का ज्ञान, अनुभव तथा सीखने की प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति को अंतर व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिलता है और दूसरे से भिन्न अपनी कौशल को प्रदर्शित करता है। अब आगे देखिए क्या है, चौथा है कि व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रभाव। तो देखिए, व्यक्तित्व में निहित व्यक्तित्व का गुण दूसरे व्यक्ति से भिन्न प्रदर्शित हो करता है, उसे दूसरे व्यक्ति से भिन्न प्रदर्शित करता है। यह भी अंतर व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने में सहायक होता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक विकृतियों का प्रभाव भी अंतर व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण साबित होता है। इस संदर्भ में आल्टमैन तथा बिंसेल के तथ्यों को देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण अंतर व्यक्तित्व दूरी को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की समझता कि उनकी अंतर व्यक्तित्व दूरी को भी प्रभावित कर सकता है। अब देखिए हमारा आ गया निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष देखिए इस प्रकार पाया जाता है कि अंतर व्यक्तित्व पर्यावरण में विभिन्न प्रकार वर्णित घटकों के साथ अन्य सामाजिक परिवेश तथा व्यक्ति का प्रयास तथा व्यक्तित्व पहचान बनाने की प्रवृत्ति के साथ साथ अन्य व्यवहारिक कार्य में भी व्यक्ति और अंतर व्यक्तित्व कौशलता को बढ़ाने में सहायक साबित होता है, जिससे एक व्यक्ति की कौशलता अन्य व्यक्ति की कौशलता से भिन्न दिखा। जैसे किसी व्यक्ति में कोई गुण है तो उसे दूसरे व्यक्ति से भिन्न दिखाएगा। साथ ही यह अंतर व्यक्तित्व पर्यावरण व्यक्ति के विकास को बढ़ाने के साथ दूसरे व्यक्ति के विकास में भी प्रेरक रूप से साबित होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, जैसे मान लीजिए कोई डीएम बन गया, उसे देखकर लोग भी बनना चाहेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को भी यह बढ़ावा देता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 साइकोलॉजी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, जितने क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ उतने क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पोस्ट करके दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।